आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। नाम बदलने पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन नाम क्यों बदला गया उस पर बात नहीं होती है। 42 साल बाद भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और अब ये हबीबगंज के नाम से नहीं बल्कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। रानी की खूबसूरती और बहादुरी के जितने किस्से हैं कहें, उसी हिसाब से इस रेलवे स्टेशन का नामकरण सही मायने में इसके साथ इंसाफ है। रानी कमलापति भोपाल की आखिरी हिंदू रानी थी। उनके बाद यहाँ नवाबों का दौर शुरू हो गया था। बात रानी की बहादुरी की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की खासियत क्या है उस पर चर्चा करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से 162 हाई रेजोल्यूशन कैमरा, 1200 से ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह, LED स्क्रीन से लैस है ये रेलवे स्टेशन। और सबसे खास बात तो ये है कि इस रेलवे स्टेशन पर आपको पूरे मध्य प्रदेश की झलक भी नज़र आ जाएगी। वैसे एक और बात है कि आप यदि इस रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो एहसास आपको एयरपोर्ट वाला ही होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, लेकिन नजारा एयरपोर्ट जैसा होगा। मुसाफिर अपने कदम रेलवे स्टेशन पर रखेंगे, लेकिन एहसास हवाई अड्डे सरीखा होगा। हिंदुस्तान की जमीन पर ये रेलवे की आसमानी उड़ान है और भोपाल अपने इस स्टेशन पर इटला रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को न केवल नई पहचान मिली बल्कि नया नाम भी मिला है। हबीबगंज नाम इस स्टेशन का गुजरा वक्त था और रानी कमलापति इस स्टेशन का सुनहरा भविष्य है। देश का ये शानदार स्टेशन नए रेलवे की नई पहचान है और रेलवे की बरसों पुरानी परंपरा से आगे आधुनिकता का नया मॉडल है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सुविधाओं से लैस भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जनता को समर्पित किया। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। रानी कमलापति निजी भागीदारी से तैयार किया गया देश का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ सुविधाओं और सुरक्षा के जैसे इंतजाम हैं, वो पूरे देश में किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं है। इस स्टेशन की वर्ल्ड क्लास व्यवस्था का सबसे खास हिस्सा है यहाँ बनाया गया एयर कॉन्कोर्स, जहाँ एक साथ 900 यात्रियों के बैठने की जगह है। इस एरिया में 2000 यात्री एक साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर पाएंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कई मायनों में निराला है। मसलन ये ग्रीन बिल्डिंग के मानकों पर आधारित है। स्टेशन की बिल्डिंग में तापमान को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेटेड शीट्स लगाई गई हैं, जिसमें गर्मी के दिनों में एसी की जरूरत नहीं होगी। बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के समय में ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रोशनी आ सके। इन उपायों के चलते इस स्टेशन पर बिजली की खपत कम होगी, लेकिन जरूरत के मुताबिक बिजली की आपूर्ति के लिए यहाँ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। बेहतर वेंटिलेशन, रिसाइकलिंग योग्य सामग्री का उपयोग और वाटर हार्वेस्टिंग के इंतजाम के चलते ये देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इस स्टेशन पर न केवल शानदार वेटिंग रूम है, बल्कि आपके वक्त को खास और यादगार बनाने के लिए भी कई इंतजाम है। वेटिंग एरियाज जो है वो इस तरह से बनाया है कि पैसेंजर्स को यहाँ पे वक्त बिताने में बोरियत ना हो, वो बोर ना हो। इसके लिए जो है एंटरटेनमेंट जोन है, फूड कोर्ट है, रिटेल एरिया है। रेलवे का चेहरा पिछले कुछ सालों में काफी बदला है। कभी सरकारों की कृपा पर रहने वाले रेलवे के दरवाजे अब निजी भागीदारी के लिए खुल चुके हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सरकार और निजी भागीदारी की शानदार मिसाल है। ये रेलवे के नए युग की शुरुआत है और भोपाल का ये रेलवे स्टेशन नई पहचान के साथ अब मुसाफिरों के स्वागत के लिए तैयार है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको रेलवे स्टेशन के अंदर की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से अलग कैसे है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी रवीश पाल की रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कर दिया है। रेलवे स्टेशन के नए स्वरूप को एक तरीके से देखा जाए तो आज जनता को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। गुड न्यूज टुडे आपको लेकर के पहुंचा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के भीतर मौजूद हैं हम लोग, और इस पूरे रेलवे स्टेशन की जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे पहले वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये है भारतीय रेलवे का पहला एयर कॉन्कोर्स। एयर कॉन्कोर्स यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय का काम भी करेगा, यानी वेटिंग लाउंज का काम भी करेगा, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम रहेगा। यहाँ पे कैंटीन भी रहेगी जहाँ पर यात्री वेटिंग करने के साथ साथ यानी अपनी ट्रेनों का इंतजार करने के साथ साथ खा पी भी सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही उनके मनोरंजन की भी यहाँ व्यवस्था रहेगी, यानी एंटरटेनमेंट के लिए। यानी जो एलईडी स्क्रीन आप देख रहे हैं, आमतौर पर यहाँ पर ट्रेनों की स्थिति भी दिखाई जाएगी, अनाउंसमेंट भी लगातार होते रहेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर उनके लिए बीच बीच में कभी न्यूज़ चैनल्स लगेंगे तो कभी दूसरी चीज़ें, यानी कभी गाने, कभी कोई फिल्में यहाँ पे चलती रहेंगी ताकि उनका मनोरंजन भी होता रहे। इस रेलवे स्टेशन की एक और खास बात हम आपको दिखाएं तो वो ये कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जितना हो सके बिजली की बचत तो करनी ही है, लेकिन इसके साथ यदि बिजली बनानी भी हो तो उसका ध्यान रखा गया है। सोलर पैनल जिससे करीब 600 किलोवाट बिजली बन सकेगी, इतने सोलर पैनल इस पूरे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की छतों पर लगाए गए हैं, जिससे रेलवे स्टेशन बिजली भी बनाएगा। इस रेलवे स्टेशन का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि बरसात के दिनों में भी बारिश का पानी यात्रियों को भिगा न सके, वो गीले ना हो और बिना भीगे ही अपनी ट्रेन के अंदर बैठ सके। जो यात्री यहाँ से बाहर निकलेंगे उनके लिए सबवे बनाए गए हैं, वो सबवे से होते हुए सीधे बाहर निकल जाएंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय रेलवे का ये एक बेहद ही आधुनिक रेलवे स्टेशन होगा। जब पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो अपने आप में भोपाल में जो तमाम देखने लायक चीजें हैं, पर्यटन स्थल है, उनमें से एक ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी होगा। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल। हिंदुस्तान की धरती पर अनगिनत बहादुर महिलाओं ने जन्म लिया है और उनकी वीरता की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। भोपाल में जिस रानी कमलापति के नाम पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, वो ऐसी ही एक वीरांगना थी जो भोपाल की अंतिम गौंड और हिंदू रानी थी। रानी कमलापति ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक छोटे से तालाब में जल समाधि ले ली थी। भोपाल में आर्च ब्रिज और कमला पार्क रानी कमलापति के नाम पर है। उनके बाद ही भोपाल में नवाबों का दौर शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले की रानी कमलापति की कहानी शौर्य की मिसाल थी। 16वीं सदी में भोपाल से करीब 55 किलोमीटर दूर सीहोर में 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया था। राज्य का नाम सुराज सिंह शाह था और राजा का नाम सुराज सिंह शाह था, जिनके पुत्र थे निजाम शाह। बहादुर और निडर निजाम शाह से रानी कमलापति का विवाह हुआ था। सीहोर जिले के सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया थे और कमलापति उनकी बेटी थी। वो बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी थी। शिक्षा, घुड़सवारी, मलयुद्ध और तीर कमान चलाने में उन्हें महारत हासिल थी। अनेक कलाओं से पारंगत राजकुमारी सेनापति भी रही हैं। वो पिता के सैन्य बल और महिला साथी दल के साथ युद्ध में शत्रुओं से लोहा लिया करती थी। पड़ोसी राज्य अक्सर खेत खलिहान, धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण किया करते थे और उनकी बहादुर बेटी की चर्चा दूर दूर तक हुआ करती थी। रानी कमलापति की शादी जब राजा निजाम शाह से हुई तो राजा ने उपहार के तौर पर उनके लिए 1700 ईस्वी में भोपाल में 7 मंजिला महल का निर्माण करवाया था। महल लखौरी ईंट और मिट्टी से बनवाया गया था और अपनी भव्यता, सुंदरता और खूबसूरती के लिए प्रतिबद्ध था। रानी कमलापति का वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल था। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम नवल शाह था। लेकिन तभी रानी कमलापति की कठिन परीक्षा शुरू हुई। असल में सलकनपुर राज्य में ही बाड़ी किले के जमींदार का बेटा चैन सिंह, जो कमलापति का रिश्तेदार भी था, उनसे शादी करना चाहता था। कमलापति की शादी के बाद भी चैन सिंह अपनी इस कोशिश में लगा रहा, यहाँ तक कि उसने कई बार राजा निजाम शाह को मारने की असफल कोशिश भी की। लेकिन जब नाकाम रहा तो उसने साजिश रची, निजाम शाह को भोजन पर बुलाया और खाने में जहर देकर मार डाला।
इसी के बाद रानी कमलापति को अकेले जानकर चैन सिंह ने किन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। रानी कमलापति ने उस समय अपने कुछ वफादारों और 12 साल के बेटे नवल शाह के साथ भोपाल में बने महल में अपनी जान बचाई। लेकिन रानी कमलापति अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। कहा जाता है कि इसके लिए रानी ने दोस्त मोहम्मद को 1 लाख मोहरें भी दी ताकि वो चैन सिंह पर हमला कर सके। और इसके बाद दोस्त मोहम्मद ने किन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया, जिसमें चैन सिंह मारा गया। अब किन्नौरगढ़ दोस्त मोहम्मद के कब्जे में था, लेकिन वो पूरे भोपाल की रियासत पर कब्जा करना चाह रहा था। इसीलिए उसने कमलापति के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन स्वाभिमानी रानी ने दोस्त मोहम्मद से शादी करने से मना कर दिया और जंग की शुरुआत हो गई। रानी कमलापति का 14 साल का बेटा नवल शाह अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने गया। इस घमासान युद्ध में मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार गिराया। कहते हैं कि इस लड़ाई में इतना खून बहा था कि वहां की जमीन लाल हो गई थी और इसी वजह से उसे लाल घाटी कहा जाता है। युद्ध में हार की खबर मिलने के बाद रानी कमलापति ने अपनी इज्जत बचाने के लिए महल की धन दौलत जेवरात आभूषण के साथ जल समाधि ले ली। दोस्त मोहम्मद खान जब अपनी सेना को साथ लेकर लाल घाटी से किले तक पहुंचा, उतनी देर में सब कुछ खत्म हो चुका था। मोहम्मद खान को न तो रानी कमलापति मिली और न ही धन दौलत। माना यह भी जाता है कि रानी कमलापति ने साल 1723 में अपनी जीवन लीला खत्म कर दी थी और उनकी मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान के साथ ही नवाबों का दौर शुरू हो गया था। अपने सम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए रानी कमलापति ने जल समाधि लेकर इतिहास में वो अमर हो गई। कौन रानी कमलापति आज 300 साल बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई हैं। भोपाल के हर हिस्से में उनकी कहानी रची बसी है। गौन रानी जैसे पानी बनकर भोपाल की रवानी में अविरल बहती हैं। रानी को सम्मान देने के लिए ही नए वर्ल्ड क्लास स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा गया है। वैसे रेलवे स्टेशन का नाम लेते ही वो छवि उभर आती है जिसमें बदलाव की गुंजाइश शायद न के बराबर होती है। अक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्री धक्का मुक्की या फिर भीड़ भाड़ से गुजरकर अपनी बर्थ तक पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठने की जगह से लेकर वहां पर गंदगी ही नजर आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति पर यात्रियों को धक्का मुक्की का शिकार पहली बात तो नहीं होना पड़ेगा और इसके उलट लग्जरी सुविधाएं उनको मिलेंगी और स्टेशन की आसान पार्किंग से लेकर अंदर एंट्री करने तक एयरपोर्ट जैसा ही फील होगा। और इस स्टेशन की खास बात यह है कि ये स्टेशन जर्मनी की हाइडेलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर ही बनाया गया है। हाइडेलबर्ग रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के कारण ही काफ़ी फेमस है और इस रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए हाइडेलबर्ग स्टेशन से कंसेप्ट प्लान मंगाया गया था और पहला कंसेप्ट पैसेंजर सेग्रीगेशन का है, यानी ट्रेन में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों के रास्ते अलग अलग होंगे। ऐसे में दोनों यात्री कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। हाइडेलबर्ग स्टेशन से लिया गया दूसरा कंसेप्ट सिंगल पॉइंट पर सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि होटल है, फूड शॉप्स हैं, शॉपिंग की व्यवस्था वहाँ पर है, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। एयरपोर्ट टर्मिनल पर जिस तरह की शॉप्स होती है ठीक उसी तरह की सुविधाएं यहाँ पर, रिटेल स्पेस का प्रोविजन भी यहाँ पर रखा गया है। और हाइडेलबर्ग की तरह रानी कमलापति स्टेशन पर भी आपको फूड, कपड़े से लेकर अन्य चीज़ें आसानी से मिल पाएंगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को हाइडेलबर्ग स्टेशन जैसे ग्लास से कवर किया गया है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए छत पर इंसुलेटेड शीटिंग की गई है। प्लेटफॉर्म के शेड पर सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं। तो देश में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि योजना तो बहुत सारी है। 10 और रेलवे स्टेशन है जिनको वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी हो रही है। उत्तर से दक्षिण तक कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन पर काम चल रहा है और जल्द ही बदली तस्वीर आपको नजर आ जाएगी। भारत के ये नए चमचमाते रेलवे स्टेशन देश के विकास का नया चेहरा है। हबीबगंज से पहले इसी साल गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रूप में हमें भारतीय रेलवे के एक नए स्वरूप की झांकी देखने को मिल चुकी है। भारतीय रेलवे ने गांधीनगर के कैपिटल स्टेशन को अपग्रेड कर विश्व स्तरीय स्टेशन में तब्दील कर दिया है। ये स्टेशन यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये देश का ऐसा
पहला रेलवे स्टेशन है जिसे 5 स्टार होटल के नीचे बनाया गया है। 300 कमरों वाला यह होटल गांधीनगर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। प्रधानमंत्री ने इसी साल जुलाई में सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट्स को टक्कर देने वाले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। आज का दिन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं का, युवा भारत की भावनाओं और संभावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बेहतर अर्बन लैंडस्केप हो या फिर कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है। आपको बता दें कि देश में फिलहाल कई रेलवे स्टेशंस के कायापलट की योजना पर काम चल रहा है। IRSDC यानी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम देश भर में 90 स्टेशंस का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रहा है। रेलवे बोर्ड ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कुल 11 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास स्टेशन में तब्दील करने का जिम्मा सौंपा है। इसमें से 10 स्टेशन तैयार करवाने का बीड़ा NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कॉरपोरेशन ने उठाया है। ये 10 रेलवे स्टेशन हैं गोमती नगर, चारबाग, तिरुपति, नेल्लूर, पुदुचेरी, एर्नाकुलम, कोटा, मडगांव, सराय रोहिल्ला और ठाणे। इसके अलावा दिल्ली के सफदरजंग के कायापलट का जिम्मा एरकॉन यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड को सौंपा गया है। इसके अलावा भी रेलवे बोर्ड 60 स्टेशंस के आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है, जहां सुविधाओं के मैनेजमेंट के लिए निजी भागीदारों को जोड़ा जाएगा। रेलवे स्टेशंस के कायापलट की इस योजना को भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत ही आगे बढ़ाने की योजना है। इसके तहत विकसित किए गए सभी स्टेशंस पर यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नए इंडिया के ये नए स्टेशंस भारत को बदलने और बेहतर बनाने के सपने की राह पर उस पटरी की तरह हैं जिन पर उम्मीदों की रेल अब सरपट दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मंगलवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 16 नवंबर को सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इसे प्रदेश को सौंपेंगे और ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को यूपी के सुल्तानपुर आ रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये तस्वीर है नए हिंदुस्तान की। गाड़ियों के दौड़ने के लिए बनी सड़क पर लड़ाकू विमानों का उतरना, एक्सप्रेसवे का रनवे बन जाना बताता है कि दुश्मनों से निपटने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है। मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश में जब वायुसेना के जगुआर, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करेंगे तो एक नया इतिहास बनेगा। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 2 एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों के लिए रनवे का काम भी करेंगे। इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में वायुसेना के विमानों ने टच लैंडिंग की थी और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी। सामरिक महत्व के अलावा ये चमचमाता एक्सप्रेसवे बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान भी बनने वाला है। यह हाईटेक सड़कें यूपी की तरक्की की स्पीड कई गुना बढ़ाने वाली हैं। इस सड़क से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विकास को रफ्तार मिलेगी, यहाँ के लोगों के सपनों को उड़ान मिलेगी।
खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मंगलवार को उद्घाटन होगा। सूत्रों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर चलने वालों को फिलहाल यूपी विधानसभा चुनावों तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि शानदार एक्सप्रेसवे पर बिना जेब पर बोझ पड़े मुफ्त में सफर का मजा लिया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर चंदसराय गांव को गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव से जोड़ेगा, जो लखनऊ, बाराबंकी समेत 9 जिलों से होकर गुजरेगा। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, लेकिन आने वाले समय में इसे 8 लेन तक बनाने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और पूर्वी यूपी के कई जिलों की दूरी 10 घंटे तक सिमट जाएगी। कई मोड़ पर एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स का प्रावधान भी है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे, रोड साइड सर्विस एरिया जैसे कई हाईटेक इंतजाम भी किए गए हैं। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक का सफर, जिसे पूरा करने में करीब 10 घंटे लगते थे, अब उस सफर को महज 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये प्रोजेक्ट उस भारतमाला परियोजना का भी हिस्सा है, जो पूरे देश को तेज रफ्तार सड़कों से जोड़ने के मकसद से शुरू की गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 51,000 किलोमीटर सड़कों का जाल पूरे देश में फैलाया जा रहा है। ये सभी वो सड़कें हैं जो सीमेंट की ढलाई पर बनाई जा रही हैं। देश में इस समय एक साथ जितनी सड़कें बन रही हैं, उतनी सड़कों को बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश, हाईटेक मशीनरी की जरूरत होती है, और यही वजह है कि इन परियोजनाओं से लाखों की संख्या में मजदूरों और इंजीनियर्स को भी रोजगार मिल रहा है। शिल्पी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक्सप्रेसवे सेना को नई शक्ति देने वाला है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। 16 नवंबर की दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुपर हरक्यूलिस से सवार होकर पहुंचेंगे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही लैंड करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 105 मिनट तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कुरभार गांव के पास 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जहां करीब 45 मिनट के एयर शो का भी आयोजन किया जाएगा। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट्स अपना पराक्रम दिखाएंगे और पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना की ताकत देखेगी। जानकारी के मुताबिक 30 युद्धक विमान इस एयर शो में हिस्सा लेंगे। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज फ्लाई पास करेंगे। मिराज विमान 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे को टच ऑन करते हुए फिर से उड़ान भरेंगे। यानी इस एक्सप्रेसवे को भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह ही भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए एक आपातकालीन रनवे के तौर पर उपयोग किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं, उनमें ये अब तक का सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। और इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि यूपी का विकास पथ बनने जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा और इससे गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया समेत करीब आधा दर्जन अतिरिक्त जिले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे, जिससे स्थानीय श्रम शक्ति को रोजगार मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार की रफ्तार भी बढ़ने वाली है। आगे बढ़ेंगे। प्रदूषण के बढ़ते कहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बरकरार है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, साथ ही पूर्ण लॉकडाउन को लेकर प्लान पेश करने को कहा और इसके साथ प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र को राज्यों के साथ बैठक कर हल निकालने के लिए कहा। दिवाली के बाद दिल्ली में सांस लेना मुहाल है। एक तरफ प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है, तो दूसरी ओर इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद उम्मीद की जा सकती है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस मामले में फटकार लगाई है और इस मामले में मंगलवार तक जवाब भी मांगा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों के साथ बैठकर प्रदूषण की समस्या का हल निकाले।
आज वो स्टबल बर्निंग का मामला लगा था सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे आदित्य दुबे ने पिटीशन फाइल की है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार और सारे पंजाब सरकार, सब लोग पंजाब फार्मर्स के स्टबल बर्निंग को क्यों दबाना चाह रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें पराली को प्रदूषण की मुख्य वजह बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि पराली के चलते महज 10% प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज हैं। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से कई सवालों पर जवाब मांगे हैं, जैसे किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है, किन बिजली संयंत्रों पर रोक लगाई जा सकती है, कब तक वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था बन पाएगी। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने ये कहा कि हमें उम्मीद थी कि शनिवार को जो एयर पोल्यूशन कमेटी की मीटिंग हुई है, मॉनिटरिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि इमरजेंसी स्टेप्स लिए जा सकें जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर की हवा का हाल है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन हमें लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है जिसमें केजरीवाल सरकार ने माना है कि वो पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र से इस लॉकडाउन को पूरे एनसीआर में लागू करने की अपील की है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। दिल्ली के शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत कर दी गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली वालों के लिए मामूली सी ही सही लेकिन राहत मिली है। बीते 3 दिनों से अगर AQI की बात करें तो रविवार को दिल्ली का AQI जहां 430 रहा, वहीं शनिवार को AQI 437 पर था। शुक्रवार को तो दिल्ली का प्रदूषण लेवल 471 दर्ज किया गया था। दिवाली के बाद बिगड़ा प्रदूषण का स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर के कई इलाकों में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में सभी की उम्मीदें अब बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं। कोर्ट की सख्ती ही जानलेवा प्रदूषण से निजात दिला सकती है। अनीशा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच दिल्ली सरकार की प्रदूषण को रोकने को लेकर क्या तैयारियां हैं, मेरे सहयोगी पंकज जैन ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बात की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिए थे और कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए 3 स्टेप हम ले रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने ये भी रखा है कि दिल्ली सरकार जो है लॉकडाउन के लिए भी तैयार है, लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगा कि जब सभी राज्य एनसीआर के मिल करके करें तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो आज से दिल्ली के अंदर जो निर्णय लिए गए थे, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सभी सेंटर्स को आज बंद कर दिया गया है। दूसरा जो है, दिल्ली के अंदर आज वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है। दिल्ली के जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसको भी आज से बंद कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने जो पहलकदमियाँ उसको हमने रखा है और जो ज़रूरी कदम होंगे सरकार उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया है खास तौर से उसमें धूल प्रदूषण भी एक बड़ी बात उन्होंने कही है। आपको लगता है कि दिल्ली में जिस तरह का डस्ट पोल्यूशन होता है उससे निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर एक बड़ा हिस्सा है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है और वो है डस्ट पोल्यूशन? इस पर कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, जो पोल्यूशन है उसमें डस्ट पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए हम लोगों ने एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर पहले भी किया और दोबारा हमने शुरू किया है। और यही डस्ट पोल्यूशन है जो लोगों की सेहत पर बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। इस पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं।
कि डिफरेंट AQI लेवल्स पे डिफरेंट इम्पैक्ट होते हैं। अगर AQI लेवल 100 से कम है तो सब लोग बाहर घूम फिर सकते हैं, खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 से 200 के बीच में जब AQI पहुंचता है तो जिन लोगों को ऑलरेडी लंग की कंडीशन होती है, जैसे कि एजमा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, या कोई और वृद्ध लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, ये सब इनको हम हाई रिस्क ग्रुप या वल्नरेबल ग्रुप में कंसिडर करते हैं। सो इन लोगों को जो है बाहर स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, पर बाहर निकल सकते हैं। जब फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। देश आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय के उद्घाटन में शामिल हुए, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े झारखंड के CM और राज्यपाल समेत तमाम बड़े नेताओं ने खड़े होकर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और इसके साथ ही महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म सॉन्ग ऑफ बिरसा का प्रसारण किया कि बिरसा मुंडा ने देश की आज़ादी में किस तरीके से अपना योगदान दिया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े बिरसा मुंडा ने तीर और कमान के दम पर अपना आंदोलन आगे बढ़ाया, गरीब और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद की, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक किया। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। भारत की पुरातन आदिवासी संस्कृति के गौरव गान का अवसर है। बिरसा मुंडा का जीवन काल कैसा था ये भी आपको जानना चाहिए। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और एक आदिवासी नेता थे, जिनकी 19वीं सदी के अंत में सक्रियता की भावना को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध के रूप में याद किया जाता है। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के अलीहातू गांव में हुआ था, जिन्होंने झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से आदिवासी समाज की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया था। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।